तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास रिएक्ट जेएस की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कंडीशनल रेंडरिंग और ये हमारा पार्ट नंबर 27 होगा। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, आज का जो टॉपिक है कंडीशनल रेंडरिंग, देखो नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो कंडीशनल स्टेटमेंट में वही बात कर रहा हूँ जो हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर इफ़ पढ़ा था, इफ़ एल्स पढ़ा था। ठीक है, उसी को हम यहाँ पे रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट एप्लीकेशंस के अंदर किस तरह से यूज़ करते हैं उसको मैं आपको इस लेक्चर में बताऊँगा। और देखो सिर्फ इफ़ एल्स की बात नहीं है, इसके अंदर 2-3 चीज़ें और भी हैं जो कि रिएक्ट के हवाले से थोड़ी सी यूनिक है। तो वो सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊं, बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट में मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर हम अपने लेक्चर्स के अंदर क्लास कंपोनेंट का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। भाई देखो, ये डेवलपर के ऊपर होता है, मतलब रिएक्ट डेवलपर के ऊपर होता है कि वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज़ करता है ज़्यादा या फिर फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट ज़्यादा यूज़ करता है। भाई देखो, मैंने आपको बताया था ये जो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये रिएक्ट के अंदर नई फंक्शनैलिटी है। मतलब ये फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स न्यू है रिएक्ट के अंदर। क्लास कंपोनेंट बहुत पहले से यूज़ हो रहे हैं। तो मतलब आप ये समझ लो कि जो कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट आया था ना, इसके अंदर सबसे पहले क्लास कंपोनेंट ही होते थे, फंक्शन कंपोनेंट बहुत बाद में जाकर इसके अंदर आए हैं। तो अगर आप रिएक्ट डेवलपर की जॉब करते हो तो अभी तक हो सकता है कि आपको क्लास कंपोनेंट्स के साथ ही काम करना पड़ रहा हो, लेकिन ये हमारे हाथ में है, ये डेवलपर के हाथ में है कि हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज़ करते हैं या फंक्शन बेस्ड। अभी देखो आगे जाके हमने हुक्स का कॉन्सेप्ट कवर करना है, तो हुक्स के कॉन्सेप्ट के अंदर हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। क्योंकि भाई देखो, रिएक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसके अंदर आप दोनों कंपोनेंट्स का यूज़ कर सकते हो, क्लास बेस्ड भी और फंक्शन बेस्ड भी। जिस तरह से अगर मैं बात करूं प्रॉप्स की, तो प्रॉप्स आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट में भी यूज़ करते हो, आप फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में भी यूज़ करते हो। सेम इसी तरह प्रॉप्स को डीस्ट्रक्चर करना, ये भी हमने देखा था, ये काम भी आप क्लास में भी कर सकते हो, फंक्शन में भी कर सकते हो। एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, वो आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट में भी यूज़ कर सकते हो, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में भी यूज़ कर सकते हो। तो मतलब बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आप क्लास बेस्ड और फंक्शन बेस्ड दोनों टाइप के कंपोनेंट्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि सिर्फ क्लास कंपोनेंट में यूज़ होते हैं और सिर्फ फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में यूज़ होते हैं। जिस तरह से रिएक्ट लाइफ साइकिल हमने पढ़ा था, उसके अंदर बहुत सारे हमने मेथड्स पढ़े थे, वो स्पेसिफिक हैं कि वो सिर्फ क्लास कंपोनेंट के अंदर ही यूज़ होते हैं, वो फंक्शन कंपोनेंट के अंदर यूज़ नहीं होते। ठीक है, तो इस बात का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, आगे आ जाओ। यहाँ पे देखो कंडीशनल रेंडरिंग की बात हो रही है। कंडीशनल रेंडरिंग का मतलब क्या है, पहले तो इसको समझो। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हेन यू आर बिल्डिंग रिएक्ट एप्लीकेशंस यू मे ऑफन नीड टू शो और हाइड सम HTML बेस्ड ऑन अ सर्टेन कंडीशन। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि भाई जब भी आप रिएक्ट एप्लीकेशन बनाते हो ना, तो अक्सर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपको एक सर्टेन कंडीशन के मुताबिक कोई HTML हाइड करना है या शो करना है। मतलब आपके पास एक कंडीशन है, आप चाह रहे हो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला HTML शो हो जाए, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला HTML शो ना हो या कोई दूसरा HTML शो हो जाए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम यूज करते हैं कंडीशनल रेंडरिंग का। तो देखो यहाँ पे यही कह रहा है, लकीली कंडीशनल रेंडरिंग इन रिएक्ट वर्क्स द सेम वे कंडीशन वर्क्स इन जावास्क्रिप्ट। मतलब देखो यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट बता रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कंडीशनल रेंडरिंग रिएक्ट के अंदर उसी तरह से काम करती है जिस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में कंडीशंस के साथ काम करते हैं। मतलब आपको कोई नई चीज नहीं लगेगी। और मजे की बात देखो, रिएक्ट क्योंकि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है और रिएक्ट की सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी की वजह भी यही है कि ये जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स को यूज करता है ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स हैं और जो एक्सपर्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उनको रिएक्ट के ऊपर काम करने में कोई भी मसला नहीं होता। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो, इन रिएक्ट यू कैन कंडीशनली रेंडर कंपोनेंट्स। यहाँ पे कह रहा है कि भाई आप कंडीशंस के हिसाब से अपने कंपोनेंट्स को रेंडर कर सकते हो। भाई सपोज करो कि मेरे पास 2 कंपोनेंट है और मैं कह रहा हूं कि भाई अगर एक कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कंपोनेंट शो हो जाए, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा वाला कंपोनेंट शो हो जाए। तो मतलब आप कंडीशंस के हिसाब से भी अपने कंपोनेंट्स को रेंडर करवा सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है इसका रिएक्ट का। अब यहाँ पे आ जाओ, देयर आर सेवरल वेज टू डू दिस। मतलब अगर आपको
कंडीशन के हिसाब से अपने कंपोनेंट्स को या कोई HTML रेंडर करना है तो उसके लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट है यहाँ पे देखो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट वही वाला जो हम जावास्क्रिप्ट में यूज करके आए, इफ एल्स स्टेटमेंट। फिर आ जाओ लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अच्छा आप देखो ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता था, रिएक्ट के अंदर थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखो तीसरा है आपके पास टर्नरी ऑपरेटर। भाई देखो जिसने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है उसको इफ एल्स स्टेटमेंट और टर्नरी ऑपरेटर तो बहुत अच्छे से आते होंगे, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता है कि कंडीशंस के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन इसको कवर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट की। तो यहाँ पे देखो वी कैन यूज द इफ जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट टू डिसाइड विच कंपोनेंट टू रेंडर। देखो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि हम जावास्क्रिप्ट की इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कब रेंडर होगा। मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कंपोनेंट रेंडर हो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा वाला कंपोनेंट रेंडर हो। तो इसी की मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूँ। मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ और अब देखो अब मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाता हूँ, ठीक है। बेसिकली मैं दो कंपोनेंट्स बनाऊंगा। देखो मैं SRC में आता हूँ और यहाँ पे आके राइट क्लिक करता हूँ और न्यू फाइल पे आ जाता हूँ और यहाँ पे देखो मैं अपने पहले कंपोनेंट का नाम रख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल component1.js, ठीक है। क्या नाम रखा मैंने? component1.js, ठीक है। और अब दूसरा कंपोनेंट बनाऊंगा यहाँ पे SRC के ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं, न्यू फाइल पे जाते हैं और इसका मैं नाम रखूंगा component2.js, ठीक है। और भाई देखो यहाँ पे मैं आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बना लेता हूँ, ठीक है। तो component1.js के अंदर मैं शॉर्टकट लिखता हूँ RFCE लिख के एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास फंक्शन कंपोनेंट आ चुका है, ठीक है। देखो रिएक्ट इंपोर्ट हो रहा है और नीचे यहाँ पे यही कंपोनेंट एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और अब इसी तरह से मैं दूसरे कंपोनेंट में जाता हूँ component2 में, यहाँ पे भी यही मैं शॉर्टकट टाइप करता हूँ RFCE एंटर करते हैं तो ये देखो ये हमारा component2 आ गया। तो यहाँ पे देखो जो component1 था ना इसके अंदर मैं एक h1 का टैग देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हे आदिल हाउ आर यू, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हे आदिल हाउ आर यू। इसको सेव करते हैं और अब मैं चलता हूँ component2 में और यहाँ पे मैं एक h1 बनाता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ यू आर नॉट आदिल और यहाँ पे मैं कह देता हूँ हु आर यू। सही है, सिंपल। मतलब देखो मैंने दो कंपोनेंट बनाए, यहाँ पे component1 ये वाला HTML रिटर्न करेगा और component2 यहाँ पे ये वाला HTML रिटर्न करेगा। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आता हूँ, हमारे पास यहाँ पे SRC के अंदर एक फाइल होती है ऐप, ठीक है, app.js, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ऐप के अंदर यहाँ पे देखो ये रिटर्न को मैं खाली कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये जो रिटर्न है इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सही। और यहाँ पे देखो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट का कीवर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इसका वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ मैं नेम और यहाँ पे आके मैं इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करता हूँ आदिल, ठीक हो गया। और अब यहाँ पे इस वेरिएबल को मैं अपनी एक कंडीशन में यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं इफ एल्स सबसे पहले यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये इफ़ की बॉडी आ गई और सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे एक सिंपल सी कंडीशन पास करता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई अगर नेम बराबर है आदिल के, अगर नेम बराबर आदिल है तो आप कौन सा कंपोनेंट रिटर्न कर दो? आप ये वाला कंपोनेंट रिटर्न कर दो जिसका नाम था component1, ठीक है। ये देखो नजर आ रहा है। और देखो जैसे ही मैं component1 यहाँ पे सेलेक्ट करके एंटर करता हूँ, ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि टॉप पे यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक ये component1 इंपोर्ट भी हो चुका है, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूँ अगर नेम बराबर है आदिल के तो ये component1 वाला कंपोनेंट रिटर्न कर दो। और यहाँ पे देखो component1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, हे आदिल हाउ आर यू, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब मैं इसका एल्स पार्ट लिखता हूँ, ठीक है। app.js में आते हैं और अब देखो यहाँ पे मैं इसका एल्स पार्ट लिखता हूँ, ठीक है। एल्स पार्ट लिखता हूँ और एल्स पार्ट में मैं कहता हूँ कि भाई अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब सपोज करो कि भाई नेम के अंदर अगर आदिल नहीं होता, नेम के अंदर अगर प्रेम होता है, ठीक है, प्रेम, तो प्रेम के केस में ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो एल्स का पार्ट चलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या रिटर्न करूँगा, यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा अपना component2, ठीक है। देखो ये वाला component2, इसको सिंगल टैग में क्लोज करते हैं और देखो जैसे component2 मैंने लिखा है यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिकली component2 का इंपोर्ट भी आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसको मैं Shift Alt F करके ब्यूटीफाई कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये ब्यूटीफाई हो गया। और एक बात याद रखना, जब भी आप इफ एल्स यूज कर रहे हो ना तो इफ के अंदर भी रिटर्न आएगा और एल्स के अंदर भी रिटर्न आएगा। मतलब रिटर्न का कीवर्ड इफ में भी आएगा और एल्स में भी आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक जगह मतलब इफ में आप रिटर्न यूज करो एल्स में ना यूज करो, ऐसा करोगे तो आपके पास एरर आएगा, ठीक हो गया। तो देखो ये मैंने एक सिंपल सा इफ एल्स यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे देखो ये जो कंपोनेंट है ऐप, इसको मैं कॉल करता हूँ अपनी index.js में,
क्योंकि आपको पता है इंडेक्स डॉट जेएस हमारे पास हमारी रिएक्ट ऐप का एंट्री पॉइंट होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको कहता हूँ ऐप, ठीक है, सही है। तो चेक कर लेते हैं कि ऐप का इंपोर्ट मौजूद है। हाँ, यहाँ पे देखो ऐप का इंपोर्ट हमारे पास मौजूद है। तो देखो मैंने किया क्या, यहाँ पे देखो मैंने दो कंपोनेंट बनाए, कंपोनेंट 1 ये रहा और कंपोनेंट 2 आपके पास ये रहा, ठीक है। और अब देखो ऐप डॉट जेएस में मैंने कंडीशन लगाई है, मतलब ये जो हमारे पास ऐप है ये भी बेसिकली एक फंक्शनल कंपोनेंट है, इसके अंदर मैंने कंडीशन लगाई है। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे देखो मैंने कंडीशन लगाई है कि भाई नेम अगर बराबर है आदिल के तो ये वाला कंपोनेंट रिटर्न हो, एल्स में वरना ये वाला कंपोनेंट रिटर्न हो। तो इसको मैं सेव करता हूँ और अब ब्राउजर पे इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपोनेंट 2 रिटर्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो अभी हमारी जो कंडीशन है ये फॉल्स है, देख रहे हो, क्योंकि नेम के अंदर क्या है, प्रेम, और मैं इसको कंपेयर करवा रहा हूँ आदिल के साथ। तो ये कंडीशन क्या है, हमारे पास फॉल्स है, इसलिए आपके पास एल्स वाला पार्ट चल रहा है। एल्स मतलब कंपोनेंट 2, और यहाँ पे देखो कंपोनेंट 2 में मैंने क्या लिखा था, यू आर नॉट आदिल। लेकिन अगर यहाँ पे देखो ऐप को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो अगर मैं नेम के अंदर यहाँ पे आदिल कर देता हूँ, ठीक है, तो देखो अब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इस केस में कौन सा कंपोनेंट चलेगा, कंपोनेंट 1। इसको सेव करते हैं ब्राउजर पे और यहाँ देखो क्या मैसेज शो रहा है, हे आदिल हाउ आर यू। ठीक है, समझ में आ रहा है कि किस तरह से हमने यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने कंपोनेंट को रेंडर किया है। अच्छा, यहाँ पे भी आप एक चीज नोटिस करो, देखो यहाँ पे वो जो हमारी रिटर्न स्टेटमेंट होती है ना, जो JSX रिटर्न करती है, उसको मैं यहाँ पे कहीं भी यूज नहीं कर रहा। मतलब यहाँ पे देखो इस तरह से हमारा होता है ना, ये देखो इस तरह से हमारे पास JSX रिटर्न होती है, उसके अंदर एक डिव होता है, ये देखो नजर आ रहा है आपको। लेकिन यहाँ पे देखो मैं इसका यूज नहीं कर रहा, मतलब मैं वो रिटर्न यहाँ पे यूज नहीं कर रहा जो JSX रिटर्न करती है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो ये वाला जो कोड है ना, देखो ये वाला कोड, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कमेंट भी करता हूँ, ठीक है। और अब मैं नीचे आता हूँ, इसको दोबारा पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा नेम वाला वेरिएबल था इसके नीचे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसका मैं नाम रखता हूँ डेटा, और इसको जस्ट मैं अभी डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे देखो मैं यहाँ से रिटर्न का ये जो कीवर्ड है हटाता हूँ और ये जो कंपोनेंट 1 है ना, इसको मैं डेटा के अंदर पास कर देता हूँ। और सेम इसी तरह एल्स पार्ट के अंदर ये जो कंपोनेंट 2 है इसको भी मैं डेटा के अंदर असाइन कर देता हूँ। मतलब देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू है तो डेटा के वेरिएबल के अंदर आप क्या पास कर दो, कंपोनेंट 1। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो डेटा के वेरिएबल के अंदर आप क्या पास कर दो, कंपोनेंट 2। देखो इस वेरिएबल को कहा जाता है एलिमेंट वेरिएबल्स। एलिमेंट वेरिएबल्स क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि देखो कंपोनेंट 1 के जितने भी एलिमेंट्स थे वो इस डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गए हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एलिमेंट वेरिएबल। तो एलिमेंट वेरिएबल का आप यूज कर सकते हो। तो भाई देखो ये जो डेटा है एलिमेंट वेरिएबल, इसके अंदर तो अभी मैंने सिर्फ डेटा स्टोर किया है ना, अब मैं इसको कॉल कहाँ पे करूंगा, कॉल करूंगा मैं इसको यहाँ पे जहाँ पे हमारी ये JSX रिटर्न होती है। तो यहाँ पे देखो मैं कर्ली ब्रैकेट ऑन करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे ये अपना वेरिएबल डेटा पास कर देता हूँ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की कि ये जो मैंने इफ एल्स वाला काम किया है ये मैंने रिटर्न के अंदर नहीं किया, क्योंकि ये इफ एल्स को मैं रिटर्न के अंदर यूज नहीं कर सकता। इसको मैंने कहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे देखो इसको मैंने अपने फंक्शन में यूज किया है और इसका आउटपुट मैंने स्टोर करवाया डेटा में और उसको मैं यहाँ पे इस तरह से रेंडर करवा रहा हूँ। तो अगर आप सेव करो, रिजल्ट देखो, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। क्या मैसेज शो रहा है, हे आदिल हाउ आर यू। और अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, अगर मैं यहाँ पे नेम वेरिएबल के अंदर आदिल के बजाय अगर मैं अली कर दूँ, ठीक है, अली कर दिया, तो आप देखो ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो अब डेटा के वेरिएबल में कंपोनेंट 2 पास होगा और कंपोनेंट 2 में क्या लिखा हुआ है, यू आर नॉट आदिल, ठीक है। तो देखो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, तो ये देखो क्या मैसेज हो रहा है, यू आर नॉट आदिल हु आर यू। ये तो था इफ एल्स। अब आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इफ एल्स स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अब देखो लॉजिकल एंड ऑपरेटर का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो अनदर वे टू कंडीशनली रेंडर अ रिएक्ट कंपोनेंट इज बाय यूजिंग द एम्परसेंड ऑपरेटर। मतलब इसको हम कहते क्या है, एम्परसेंड, लेकिन अक्सर इसको पढ़ा क्या जाता है, एंड ऑपरेटर। तो देखो ये एम्परसेंड मतलब एंड ऑपरेटर किस तरह से काम करता है, यहाँ पे देखो मैं आता हूँ अपने app.js के अंदर और यहाँ पे देखो ये वाला जितना भी कोड है इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ और ये वाला जो लाइन है नेम वाली जिसमें मैंने नेम वेरिएबल बनाया है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं नीचे आके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो ये वाली जो मैंने लाइन लिखी थी, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ जिसमें डेटा मैंने पास किया था। अब डिव के अंदर यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऑन करता हूँ और यहाँ पे देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कंडीशन पास करता हूँ, ठीक है।
कंडीशन में मैं कहता हूं ये जो नेम वाला वेरिएबल है, ठीक है, अगर ये बराबर है किसके, आदिल के, ठीक है, मतलब अगर ये नेम वाला वेरिएबल बराबर है आदिल के स्ट्रिंग के, तो अब देखो इसके बीच में मैं यहाँ पे लगाता हूँ %, 2 दफा %, लगाया मतलब एंड ऑपरेटर, और यहाँ पे मैं इसको मैसेज पास कर देता हूँ, बल्कि एक h1 पास कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ हेलो आदिल, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं अभी कोई कंपोनेंट रेंडर नहीं करवा रहा, यहाँ पे मैं सिंपल h1 का टैग यहाँ पे कॉल करवा रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे h1 की जगह कोई कंपोनेंट भी कॉल करवा सकते हो। अब जरा ये %, का कॉन्सेप्ट समझना भाई। देखो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करो, ये वाला h1 प्रिंट कर दो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस केस में कुछ भी प्रिंट ना हो। मतलब आप ये %, यहाँ पे एंड ऑपरेटर कब यूज करते हो, जब आप चाह रहे हो कि भाई अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी कुछ प्रिंट होना चाहिए या कोई काम परफॉर्म होना चाहिए, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब कोई भी एक्शन परफॉर्म ना हो, तो उस केस में आप ये एंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज करते हो, ठीक है। अब देखो ये जावास्क्रिप्ट के एंड ऑपरेटर से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वहां पे जो हमने एंड ऑपरेटर पढ़ा था वहां पे हमने क्या देखा था कि हम मल्टीपल कंडीशंस को एंड ऑपरेटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, कंपेयर करवा सकते हैं। और यहाँ पे देखो अगर किसी ने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर नल कोलेस ऑपरेटर के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पे ये जो एंड ऑपरेटर है ना, ये उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से नल कोलेस ऑपरेटर काम करता है। तो देखो अभी यहाँ पे देखो क्या होगा, अभी नेम के वेरिएबल के अंदर क्या है, अली, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना। तो जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। देखना, इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, तो यहाँ देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं नेम के अंदर यहाँ पे आदिल स्टोर कर दूं, ठीक है, तो इसका मतलब अब ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तब आपके पास ये %, के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो देखो इसको सेव करते हैं, मैं इसका रिजल्ट दिखाता हूं। यहाँ पे देखो क्या मैसेज प्रिंट हो रहा है, हेलो आदिल, ठीक है। तो अगर इस तरह का सिनेरियो है तो तब आप यहाँ पे ये %, यूज कर सकते हो। कौन से सिनेरियो में, जहां पे सिर्फ आपको ट्रू कंडीशन पे रिजल्ट चाहिए, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कोई भी एक्शन परफॉर्म ना हो, उस केस में आप ये एंड ऑपरेटर यूज करते हो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर बहुत आसान है, जावास्क्रिप्ट का है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अनदर वे टू कंडीशनली रेंडर एलिमेंट्स इज बाय यूजिंग अ टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर के साथ किस तरह से काम करते हैं यहाँ पे देखो, ठीक है। देखो ये वाली जो लाइन है इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, और यहाँ पे देखो मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ एज, और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 22। और अब देखो अपनी JSX के अंदर रिटर्न के अंदर यहाँ पे मैं दोबारा से क्या करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ, और यहाँ पे देखो मैं कंडीशन लगाता हूँ। मैं कहता हूँ एज के अंदर अगर वैल्यू बड़ी है या बराबर है किसके, 18 के, तो टर्नरी ऑपरेटर में सबसे पहला ऑपरेटर आता है ये क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे कहता हूँ कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट करवाओ, देखो H1 के अंदर मैं कहता हूँ आप प्रिंट करवा दो यू कैन वोट, मतलब आप वोट कर सकते हो। यही कॉन्सेप्ट होता है ना वोटिंग सिस्टम का, कि भाई अगर आपकी एज 18 से बड़ी है या 18 के बराबर है तो आप वोट कर सकते हो, लेकिन अगर 18 से छोटे हो तो वोट नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे देखो ये जो मैंने यू कैन वोट वाला H1 बनाया है, इसके बाद अब मैं कोलन का सिंबल लगाता हूं, और यहाँ पे मैं H1 पास करता हूं, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूं यू कैन नॉट वोट। सही है, देखो सिंपल सी कंडीशन है। मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कॉलन के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी एज के वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, 22। इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू होगी तो क्या प्रिंट होगा, यू कैन वोट। तो देखो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर में आता हूं, तो यहाँ पे देखो क्या मैसेज प्रिंट हो रहा है, यू कैन वोट। और अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैं एज के अंदर स्टोर करता हूँ 15, तो अब देखो अब ये वाली कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स। तो फॉल्स के केस में कॉलन के बाद वाला पार्ट चलेगा और मैसेज क्या से हो जाएगा, यू कैन नॉट वोट। इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आओ, तो यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हो रहा है, यू कैन नॉट वोट, ठीक है। और भाई देखो यहाँ पे ना आप कंपोनेंट भी रेंडर करवा सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं ये वाली लाइन कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं दोबारा कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं वही कंडीशन कह देता हूँ कि भाई अगर नेम बराबर है आदिल के, ठीक है, तो आप क्या करो, कंपोनेंट 1 वाला कंपोनेंट आप क्या कर दो, रेंडर करवा दो। एल्स में अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप कंपोनेंट 2 वाला कंपोनेंट क्या करवा दो, रेंडर करवा दो, ठीक है। तो अभी देखो ये वाली कंडीशन ट्रू है ना, तो इसका मतलब कंपोनेंट 1 रेंडर होगा। तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आओ, तो देखो कंपोनेंट 1 में मैंने क्या रिटर्न करवाया था, हे आदिल हाउ आर यू। लेकिन अगर
यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कह देता हूँ प्रेम, ठीक है। तो आप देखो अब कंडीशन यहाँ पे ये वाली फॉल्स हो जाएगी, तो कॉलन के बाद वाला पार्ट चलेगा, मतलब कंपोनेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। तो इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आओ तो ये देखो क्या मैसेज है, यू आर नॉट आदिल, हु आर यू। ठीक है, समझ में आया आपको। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी आप एक चीज नोटिस करो, ये सारा काम मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, अपने फंक्शन कंपोनेंट में कर रहा हूँ। लेकिन भाई अगर मुझे यही काम क्लास कंपोनेंट में करना है तो सिंपल है, मैं यहाँ पे आता हूँ, एक क्लास कंपोनेंट बनाता हूँ। यहाँ पे देखो एसआरसी के अंदर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल पे जाता हूँ और इसका मैं नाम अब रख देता हूँ न्यू कंपोनेंट। ठीक है, न्यू कंपोनेंट डॉट जीएस में इसका नाम रखता हूँ, एंटर करते हैं। और यहाँ पे देखो अब मैं आरसीसी करके यहाँ पे क्लास रिएक्ट क्लास कंपोनेंट यहाँ पे ले लेता हूँ, एंटर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो रेंडर से पहले यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, आर कॉन्स्ट लिख के आप एंटर करोगे। ठीक है, देखो कंस्ट्रक्टर आ गया और इसके अंदर स्टेट है, स्टेट के अंदर मैं यहाँ पे एक पैरामीटर बनाता हूँ और इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ आदिल। और अब देखो यही वाला जो मैंने काम किया था app.js में, ठीक है, देखो app.js में आता हूँ और देखो ये वाला कोड आप यहाँ से कॉपी कर लो, ये वाला कोड आप कॉपी कर लो। देखो ये इफ एल्स वाला कोड है, ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे देखो रेंडर के अंदर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से कॉल करवा लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और ये वाला पार्ट मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। देखो कमेंट आउट कर दिया। और यहाँ पे देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई अगर नेम बराबर है आदिल के तो ये वाला कंपोनेंट चले, अदरवाइज ये वाला कंपोनेंट चले। लेकिन भाई देखो इन दोनों कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया हुआ, तो उसके लिए देखो app.js में चलते हैं और यहाँ पे देखो ये जो दोनों कंपोनेंट इंपोर्ट हुए हैं ना, इन दोनों लाइंस को मैं कॉपी करता हूँ और न्यू कंपोनेंट में ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ के नीचे पेस्ट करते हैं और अब देखो ये जो न्यू कंपोनेंट है, अब मैं इसको अपने index.js के अंदर यहाँ पे रेंडर करवाता हूँ। ठीक है, देखो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ न्यू कंपोनेंट। ठीक है, न्यू कंपोनेंट और यहाँ पे देखो न्यू कंपोनेंट का इंपोर्ट भी हमारे पास आ चुका है। तो अब इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आओ तो यहाँ पे देखो क्या मैसेज प्रिंट हो रहा है, हे आदिल हाउ आर यू। और यहाँ पे देखो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, कांस्टेंट नेम और उसके अंदर आदिल है और ये वाली कंडीशन अभी ट्रू हो रही है, इसलिए यहाँ पे कंपोनेंट 1 प्रिंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस स्टेट को यूज करता हूँ। ठीक है, तो इस स्टेट को यूज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो ये वाली लाइन में कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। सही है, तो यहाँ पे देखो अब ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है बल्कि ये स्टेट की प्रॉपर्टी है जिसको मैं कंपेयर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं तो यहाँ पे देखो अभी भी आपके पास सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो मतलब वो सारा काम जो हमने यहाँ पे किया है ना, ठीक है, ये सारा काम इफ एल्स हो गया, आपके पास एलिमेंट वेरिएबल्स हो गए, आपके पास एंड ऑपरेटर हो गया, ये टर्नरी ऑपरेटर हो गए, ये सारा काम आप इस तरह से यहाँ पे कर सकते हो। कहाँ पे, अपने क्लास कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, मतलब कंडीशनल रेंडरिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये भी क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में भी यूज होता है और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स के अंदर भी यूज होता है। तो यहाँ पे देखो टर्नरी ऑपरेटर के बाद सबसे एंड में जो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताई थी वो क्या थी, एलिमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, एलिमेंट वेरिएबल्स में क्या होता है, यू कैन यूज वेरिएबल्स टू स्टोर एलिमेंट्स, मतलब आप अपने वेरिएबल्स के अंदर एलिमेंट्स स्टोर करवा सकते हो। अब वो एलिमेंट्स आप डायरेक्ट भी स्टोर करवा सकते हो या फिर वो एलिमेंट्स किसी कंपोनेंट के अंदर से आकर आपके वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कंडीशनल रेंडरिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।